बुद्ध की कहानियाँ बुद्ध स्टोरीज भले ही आज की ना हो, उनके कथ्य मानवीय भावों में जुड़े हुए हैं, इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। यही कारण है बुद्ध की कहानियाँ बेहद लोकप्रिय है। इसीलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानियाँ लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है समाज का कड़वा सच। क्या एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के कर्म को छू जाती है। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये कहानी काल्पनिक है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। अंकल पापा की सर्विस सीट में किस किस का नाम होगा? ये सुनकर मैं हैरान सा रह गया, क्योंकि ये सवाल बड़ा अजीब सा था उस जगह। और मैं सोच में पड़ गया कि पिता की अंत्येष्टि में आया एक बेटा ये सवाल भी पूछ सकता है, और वो भी जब तब कि उसके पिता की चिता को अग्नि देकर बैठा ही था। फिर से वही सवाल जब दोबारा पूछा तो मुझे अचानक बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध को काबू कर मैंने ये जानना चाहा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने कहा, बेटा ये समय है कोई नहीं अंकल, माफ करिएगा। तभी किसी के बहुत तेज रोने की आवाज़ सुनकर छोटा भी उस और लपका और ऊंचे स्वर में रोकर साथ देने लगा। मैं कुछ समझ पता इसके पहले दोनों मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गए। दोनों भाइयों को देख ऐसा लगा जैसे वे अपनी पिता की अंत्येष्टि में दुखी कम किसी और बात को लेकर चिंतित ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि जहां मेरा ध्यान चिता से उठती हुई एक एक चिंगारी और उसमें समाये हुए दर्द पर था, वहीं उन दोनों का ध्यान कहीं और भटका हुआ सा लग रहा था। वे कभी उठकर बाहर एकत्रित भीड़ में गुम हो जाते तो कभी किसी और बात को लेकर अपने मित्रों से चर्चा में लग जाते हैं, और मित्र भी उनके ऐसे ही। आते समय तो ऐसा लगता कि जैसे खुद उन्होंने अपने ही पिता को खो दिया हो, और थोड़े देर में सामान्य होकर हंसी ठिठोली में लग जाते। मुझे क्यों तो उन दोस्तों और दोनों भाइयों पर दया कम गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वह समय उन्हें समझाने का नहीं था, क्योंकि मैं खुद ऐसे सदमे के साथ ऐसी मनस्थिति में था कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह चिता बाहर नहीं मेरे दिल में जल रही हो। मुझे अब भी यह उम्मीद थी कि काश मेरा मित्र संसार के नियमों को बदल कर अभी उठ मेरे पास आ मुझे गले लगा, मुझे मनाने लगेगा, लेकिन रह रह कर उठती ज्वाला उसके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर रही थी और मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लेकिन मेरा मन इस प्रकृति को भला कहाँ मानने वाला था। वह तो जैसे जैसे चिता आग पकड़ती है, वैसे वैसे मेरे मित्र की छवि को मेरे मन मंदिर में और भी गहराई से अंकित करते जाती, जैसे वह प्रकृति से लड़कर मेरे मित्रता के बीज को और भी गहराई में स्थापित कर देना चाहती है। मैं अब भी मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे ही सामने मेरे ही बाहों में मेरे मित्र ने अपना दम तोड़ा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे बाजू में बैठा शख्स मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा था, थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, भला होने को कौन टाल सकता है, कहते हुए जैसे वह सांत्वना कम दे रहा हो, लेकिन जाने की अनुमति पहले दे मांग रहा हो। मैं काफ़ी देर से देख रहा था, उसने हर जतन कर अब तक अपने आप को रोक रखा था। ठीक ऐसे ही सभी धीरे धीरे निकलते जा रहे थे, जैसे बस यहीं तक साथ हमारा कहकर विदाई लेते जा रहे हो। लेकिन जाते वक्त एक बार मुड़कर देखना कोई नहीं भूला। कुछ की आंखें नम थी तो कुछ की आंखों में उनकी ऐश्वर्य गाथा दिखाई देती थी। मेरा मित्र था ही ऐसा, कभी किसी को निराश नहीं किया, जितना जैसा बन पड़ा सबकी मदद करता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक, खैर मौत चून की काम के दौरान हुई थी, इसलिए कुछ अधिकारीगण भी बाद की समस्या से बचने हेतु वहां उपस्थित हो ही गए थे और थोड़ी ही देर में अपनी झूठी व्यवस्था बताकर चले भी गए। मैं कुछ पुराने ख्याल में खोसा गया था, अर्थी से उठने वाला धुआं जैसे मेरे मित्र और मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हो। तभी अचानक छोटे की आवाज़ सुनाई दी, अंकल पंचाग्नि का समय हो गया। मतलब साफ था कि बस अंतिम विदाई, जिसे अक्सर हम दोनों कभी कभी मजाक में भी कह दिया करते थे। बड़े अनसुलझे मन से मैं वहां से निकला, लेकिन तभी किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा तो आप ही हो हमारे जवैसा के परम मित्र, आपसे एक काम था। यदि आप बुरा न माने तो ये बताएंगे कि सर्विस बुक में किस किस का नाम लिखा है और किसको कितना कितना मुआवजा मिलेगा। इतने सारे सवाल सुनकर मेरा मन भर आया और मैं वह से निकल आया।
जलती चिता भी क्या खूब बयां कर गई, गवाह मुझे बना रिश्तों की मौत का, मेरी उम्मीदें भी तबाह कर गई। सोचते रहा पूरी रात, जीवन का यही है काला सच, किसे समझे अपना किसे समझे पराया, यही सोचकर हमने गुजारी उनकी यादों में रात। उधर वह मुझे छोड़ अब तक हो चुके थे खाक, ना फिक्र न चिंता, अब तो एक राख का ढेर है। अब ना होती किसी को शिकायत उनसे, वह निभा गए अपने वादे, अब रिश्तों की बारी है, चलो अस्थियां चुन ले, होने लगी दर्पण की तैयारी है। देर रात तक न जाने कितनी पुरानी यादों के साथ मैं तिल तिल कर जीता व मरता रहा। कभी मित्र संग गुजारी हुई मीठी यादें मन को खुशियों से भर देती है, और ऐसा लगता जैसे वह सामने बैठकर मुस्कुरा रहा हो, तो दूसरे ही पल वीरानी रात, टिट्टियों की आवाज और जलती चिता का परिदृश्य, सब कुछ जैसे जीवन का मोह छीन लेती हो। वैराग्य सा होने लगा जीवन से, और हो भी कैसे न। कल तक जिस मित्र के साथ रिटायरमेंट के बाद के जीवन के सपने संजोए करता था, उसने मेरी ही बाहों में दम तोड़ा और उन्हीं कंधों ने उसे शमशान भूमि तक पहुंचाया था। भला ये कैसा जीवन है? क्या यही अंतिम सत्य है? यदि हाँ तो फिर यह यत्न कैसा? बड़ी ही उलझनों में ना जाने कैसी रात कटी और कब आंख लग गई पता ही ना लगा। मित्र का घर मेरे घर के ठीक सामने ही था, इसलिए सुबह सुबह उन रिश्तेदारों का आना जाना जो किसी कारणवश न आ पाए थे, किसी उलझन के कारण आज अपनी व्यवस्था बताते हुए जानबूझकर कल नहीं पहुंचे, लेकिन मजबूरी वश लोग लज्जा देख आज दिखावे की खातिर सही आकर पहुंचे, और आते ही ऐसे दहाड़े मार मार कर रोने लगे जैसे अब बस वही अपने प्राण त्यागने वाले हैं। लेकिन ये सब सिर्फ पल दो पल के खातिर, फिर उसके बाद सब कुछ सामान्य। कैसे झूठे रिश्ते हैं, क्या यही समाज है? क्या इन्हीं की खातिर पूरी उम्र हम इतनी मेहनत और इसी खुशी के लिए मशक्कत करते हैं, जिन्हें हमारे पश्चात अंतिम क्रिया के लिए भी समय नहीं है। वारे दुनिया, अब रिश्तों से घिन सी आने लगी। मेरी ओझल और भीगी हुई आंखों में समाया हुआ दर्द श्रीमती जी भाप गई और मुझे अपनी बातों में उलझाने का विफल प्रयास करने लगी, और थक हार कर उसने जाकर मेरी शिकायत पिताजी से कर। बूढ़े पिता ने पहले मुझे पास बिठाया, फिर समझाकर खुद रुंधे गले से समाज का सत्य समझाया। एक पल उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वह खुद अपनी मृत्यु के पश्चात की सोच में डूब गए हो, जिसे मैंने तुरंत भाप लिया और अपने आप को संभालते हुए उस कमरे से बाहर निकला। तभी मैं बाहर झांक कर देखता हूँ, तब मेरे मित्र के घर भारी भीड़ का जमावड़ा देख मुझे बड़ी चिंता हुई, और मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि वहाँ चिंता नहीं चिंतन का विषय था। सभी लोग किसी खास विषय पर चर्चा करते दिखे, मैं भी कौतूहलवश रुक गया। चर्चा का मुख्य विषय था नौकरी दोनों बेटों में किसे दी जाए और बाकी पैसों को किसे दिए जाए। पूरा जनसमूह दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा था। तभी छोटा बोला, अंकल आप ही बताएं कि किसको क्या मिलना उचित होगा। मेरे काटो तो खून नहीं। कल तक जिस परिवार में मित्र के ठीक होने की दुआएं थी, आज वहां बंटवारे का माहौल था। आखिरकार लाख ना नुकुर के बाद मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। अंततः तय हुआ कि छोटे को नौकरी और बड़े को पैसा मिलेगा। माँ छोटे के पास रहेगी, बहन को भोपाल का मकान दिया जाएगा। शांतिपूर्वक सभी कार्यक्रम निपटाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। इसके साथ सभा की समाप्ति हुई और लोगों ने मुझे एक उम्दा निर्णायक घोषित करते हुए मुझे सबसे अच्छा मित्र की अभिव्यक्ति दी, जो मुझे बहुत खल रहा था। काफी सोच विचार के बाद मैं वहां से चला आया, अपने अंतर्मन के अंतर्द्वंद के साथ। अस्थि विसर्जन को चुनने चले थे साथी, चार शमशान तक भला जाए कैसे, किसको दे दायित्व, सभी करें विचार। बंटवारा हमारा हक था कि काम करेगा अब जवई, उसे भी तो मिला मकान। क्या हमने ही ली सारी कमाई, वाह रे दुनिया क्या खूब है तेरा खेल। क्यों नहीं जन्म मृत्यु के विचार खाते हैं मेल। जिंदा था तब जो गले लगे, मरने पर सब मिलकर रोए। शमशान भूमि में राख पड़ी, सभी सोचे भला अस्थियों का बोझ कौन ढोए। बहुत हुआ बंटवारा, मेरा मन खिंसा था। तड़के सुबह ऐसी पंचायत और उसका निर्णायक होना मुझे बहुत ही खल रहा था, लेकिन शायद ये करना मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि कल तक हम दोनों यारों ने जिस परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने का सपना देखा था, उसके गुजरने को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, या यूं कहूं कि चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई कि मैं खुद उस घर के दो हिस्सों का गवाह बन बैठा। समझ नहीं आ रहा था कि पछतावा करूं या फिर अपने आप को कैसे मनाऊं, लेकिन जो भी था सब कुछ हकीकत में घट रहा था।
कुछ बुजुर्गों ने इस बंटवारे का हिस्सा न बनना चाह और वह आकर मेरे आंगन में पिताजी के साथ का लुत्फ उठाने लगे। मेरी पत्नी भी उन सब बातों से अनजान उन मेहमानों की सेवा में लग गई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे लौटते देखा तब एक समझदार बुजुर्ग ने मेरी व्यथा को भाप मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, 60 तभी तक हो जब तक गांठ लगी हो, मतलब गठरी में जब तक गांठ बंधी रहे तभी तक सब जुड़े रहते हैं, उसके खुलते ही सब कुछ बिखर जाता है। मैं समझ गया और जवाब में हुम मम्मम कहकर आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे पिता ने मुझे रोककर गुस्से में पूछा, अगर बंटवारा हो चुका हो तो जाकर कोई अस्थि भी चुन लाएगा या फिर उसके लिए हम ही चले जाए। बड़ा कड़वा, सत्य और खतरनाक व्यंग था। मैं शांत हो गया और तुरंत आकर तैयार होने लगा। एक बच्चे के हाथ उनके दोनों बेटों और जमाई के साथ इच्छुक लोगों को भी तैयार होने का संदेश भिजवा दिया जो किसी कारणवश कल नहीं जा पाए थे, और जाकर तैयार होने लगा। लेकिन मेरे कानों में अब भी लोगों की फुसफुसाहट, उनके कड़वे और गंदे विचार परिवार को तोड़ने की मंशा मन में हलचल सी मचा दे रही थी। तैयार होकर जब उनके घर पहुंचा तो इतने बहाने थे कि लोगों के जाने के कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। दोनों बेटों और जमाई के साथ कुछ लोग बड़ी नानुकुर करते हुए तैयार हुए तो वहीं कुछ लोगों ने ये कहकर अपना पीछा छुड़ाया कि शायद हम अस्थि चुनने का दृश्य ना देख पाए। जिनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई मुझसे भी ज्यादा मेरे दोस्त को और भी कोई चाहते हैं। जानकर खुशी हुई और क्रोध भी आया। खैर, इन सब बातों के लिए समय शेष ना बचा, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरे घर के बरामदे में बैठ बुजुर्ग की मंडली लगी तो वो अपने अपने बातों में थे, लेकिन समय समय पर हमारी हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए थे। मैं उन लोगों के साथ शमशान भूमि में पहुंचा तो अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगी और एक तेज बवंडर उठा और हमारे चक्कर लगाकर विलुप्त हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मित्र अब तक मेरा इंतजार कर रहा था और आने में देरी को लेकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने विलुप्त देह में वायु रूप लेकर अपना क्रोध जता रहा हो। अस्थि चुनने के समय में और भी बहुत सी अप्रिय घटनाएं हुई जिनका मैं अभी वर्णन नहीं करना चाहता हूं, और इसके लिए समय भी उचित नहीं था शायद, इसलिए मैं उस क्रिया को भी संपन्न कर वापस घर लौट आया। बस सवाल एक ही था कि यह सत्य है जीवन का। पूरे जीवन मनुष्य धरती को नापते फिरता और अंत में एक कलश में आकर ठहर जाता है। गुजरे हुए उसके हुआ दिन पूरा एक दिन भर याद सताती रही, भूलने उसे जतन करूं अनेक कल तक जो बात ना करे, देखो कौ को खिलाए खीर, देखने जिस जतन की भीड़ लगी पर कोई एक तो बहाए नीर। सुबह का बंटवारा सुनकर जैसे एकत्रित लोगों को मसाला सा मिल गया, जिसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको तो जाना आज सुबह ही उनके घर था, लेकिन बंटवारे का सुन अच्छी खासी गॉसिप का मौका ना गंवाने की खातिर उन्होंने अपना जाना स्थगित कर दिया। और फिर भला मरने वाला मरे, बंटवारे के बाद अगर थोड़ी टीका टिप्पणी किए बगैर चले जाए तो कलयुग में पाप ही लगता है। खुद ही आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदारों में लड़कियां सैनिक शादी लायक हो चली, फिर भला उनको पार लगाने के लिए भी 10 रिश्तेदारों से मिलना मिलाना भी तो जरूरी होता है, और फिर भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है जब बिना खर्च के सभी रिश्तेदार एक जगह ही मिल जाए, और उसके ऊपर यदि नसीब रहा तो इन दोनों लड़कों में से ही कोई एक फंस जाए। सभी अपने अपने मतलब में बैठे हुए थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कोई काम नहीं होता, वह सिर्फ ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते। आराम से बैठकर मदद और दुख दर्द बांटने के ही बहाने से 15-20 दिन या 1 महीने तक कट जाए, लेकिन ऐसे लोग होते बहुत ईमानदार हैं। वह सिर्फ अपनी ही दुनिया में मशगूल होते हैं, उनको सिर्फ वक्त काटना होता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग तो जैसे जन्मजात बैरी होते हैं जो आपके घर को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, और शायद इसलिए सुबह के बंटवारे को लेकर उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई कि अब उन्होंने दोस्त की बेटी के ससुराल वाले को इतना भड़काया कि उनके घर में मातम छोड़कर
कलह का वातावरण पैदा हो गया कि बंटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ। और इसी कारण जवई सा शाम से ही रूठ कर ना जाने कहाँ चले गए। तब तो फिर क्या था, कुछ लोगों के खुशी का ठिकाना ही नहीं तो कुछ तमाशचिन बनकर देखने लगे। वही कुछ समझदार रिश्तेदारों और बूढ़े बुजुर्ग ने सबको डांट फटकार कर समय की गंभीरता को समझाया और कुछ लोगों को जवई को मनाने हेतु भेजा। मैं सारा तमाशा एक मूक दर्शक की भांति मन के उतार चढ़ाव के साथ देख रहा था। कहने को तो एक पल में सबको समझाने का साहस था मुझ में, लेकिन शायद खून के रिश्तों से मैं परे था, इसलिए मुझे ये हक नहीं दिया गया। सांझ होते तक मैंने जवई को साथियों के साथ बड़ी ही शालीनता से घर में आते देखा, जिसे देख मैं समझ गया कि वह बड़े ही उत्तम जगह से आ रहे। बस अंतर इतना था कि वह किसी से बात करना पसंद नहीं करते और शायद थकावट के कारण ठीक से चल पाने में समर्थ नहीं है। इसलिए दो साथी उनको घर तक छोड़ने आए थे। जैसे तैसे सांझ हुई, एक बार फिर किसी ने मित्र को फिर दर्द भरी आवाज से पुकारा और दूसरे ही पल भोजन की तैयारी के साथ सभी अपने अपने काम में लग गए। मैं अपनी खिड़की से उस घर में जलते हुए दिए को देख रहा था और उस अस्थि कलश को देख ना जाने कितनी पुरानी यादों और गम के साथ आंसू बहाते हुए ना जाने कब मुझे नींद लग गई।